आज हम बात करने लगे हैं होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट्स के हवाले से। और होम्योपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं और कौन सी ऐसे अमराज हैं जिनके इलाज जो है वो होम्योपैथी में ज़्यादा बेहतर है। लेकिन इसके हवाले से एक बड़ी बहस होती है कि क्या होम्योपैथिक इलाज होना चाहिए या एलोपैथिक इलाज होना चाहिए, यानी कि मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस जो है। तो इसी हवाले से हमने एक मेन स्ट्रीम मेडिकल स्पेशलिस्ट को आज प्रोग्राम में मदऊ किया है। चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं ये और इसके साथ साथ होम्योपैथ भी हैं। तो ये हमें बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज होम्योपैथिक में ज़्यादा बेहतर है और या फिर उनका इलाज एलोपैथी में ज़्यादा बेहतर है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान उप्पल साहब, जो कि एक प्रैक्टिसिंग मेडिकल फिजिशियन हैं और होम्योपैथ भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। और ये तो हम जानते हैं कि आपके लिए इस्लामाबाद लोग लाहौर से और कहाँ दूर दराज से आते हैं, लेकिन सवाल ये है कि एलोपैथी या होम्योपैथी? एलोपैथी और होम्योपैथी या भी होम्योपैथी दैन इट्स ओके। यहाँ नहीं, एक्चुअली ये अच्छा एक ओपनिंग आपने पॉइंट अच्छा कर दिया कि यहाँ करने में ही कन्फ्यूजन पैदा होती है। होम्योपैथी इज़ बेसिकली ए सपोर्टिव मेडिसिन, मेन स्ट्रीम मेडिसिन, जिस तरह अभी आपने नाम भी लिया था। मेन स्ट्रीम मेडिसिन जो एलोपैथी है, इसके साथ कोई ग्रे एरियाज़ या ऐसी चीज़ों के लिए हम जो दूसरी मेडिसिन को यूज़ करते हैं इसको हम कैम कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन, जिसमें हर्बल मेडिसिन भी आती हैं, एक्यूपंक्चर भी आ जाता है, नेचुरोपैथी भी आती है और होम्योपैथी भी आती है, आयुर्वेदिक वगैरह, आयुर्वेदिक भी आती है। तो ये ग्रुप जो है इसको हम कैम या कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिसिन कहते हैं। ये एलोपैथी के साथ उनके ग्रे एरियाज़ को कॉम्प्लीमेंट करने का काम आ सकती है। तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें इंसान होम्योपैथी की तरफ जाए या कौन सी ऐसी हैं कि जिसमें एलोपैथी की तरफ जाए, या कोई कॉम्बिनेशन भी बन सकता है? कम्बिनेशन भी बन सकता है। आमतौर पे इसको हम इस तरह स्ट्रिक्ट डिमार्केशन तो नहीं कर सकते, लेकिन एक फिजिशियन अगर इसको दोनों का नॉलेज हो तो वो इसको यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी बीमारियां जिसमें हमें पता है एलोपैथी में लंबा रास्ता होगा और फिर भी क्योर नहीं होगा या साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हो जाती है बनिस्बत दर्द की दवाइयों की मिसाल ले लें। अगर बहुत सालों तक दर्द की दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं और वहाँ पे अगर हमें कोई और एक्यूपंक्चर या होम्योपैथी हेल्प कर सकती है तो मेरा ख्याल उसको ऐड करना चाहिए और मैं उस पर बिलीव करते हुए उसको रखता हूँ। माइग्रेन जिस तरह हो जाता है, अभी आप देखें बहुत लोग तंग होते हैं, एंटी एपिलेप्टिक तक हम उसमें एलोपैथी में देते हैं, फिर भी पूरी तरह ठीक कई दफ़ा नहीं होता। होम्योपैथी से मैं देखता हूँ पेशेंट 2-3 हफ्तों में ऑलमोस्ट, अगर क्योर नहीं हो जाते, विच जो हो जाते हैं अक्सर, क्योर नहीं भी होते तो नियर टू इतना कंट्रोल होता है कि हल्की फुल्की दर्द की दवाएं से बेहतर होते हैं। सही है। 2-3 हफ्तों वाली आपने बात की, आम तासुर तो ये है कि होम्योपैथी जो है वो एक बहुत लंबा इलाज है और बहुत वक्त लगता है उसमें किसी बीमारी को सही। हाँ, ये बिल्कुल एक लिहाज से, उस लिहाज से बात ये ठीक भी है। कुछ बीमारियां जो होम्योपैथी में यूजुअली ज़्यादा प्रेफर की जाती हैं वो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे आर्थराइटिस वगैरह हो गया, उसका एलोपैथी भी बड़ा लंबा इलाज कई दफ़ा हम करते हैं। एस्थमाज एलर्जीज हो गए, एस्थमाज एलर्जी में होम्योपैथी में बहुत प्रेफर करता हूँ। साइनसेस वगैरह के लिए इट्स वेरी गुड, रियली गुड। और बच्चों के एस्थमाज ऑलमोस्ट क्योर हो जाते हैं, 2-4 हफ्तों से कंट्रोल आ जाता है। जो कंसोलिडेट करना कि इसको बिल्कुल हम कहते हैं जड़ से, उसमें कपल ऑफ वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं। अच्छा। तो उस लिहाज से वो हम कई दफ़ा समझते हैं सालों पर मुहित नहीं है ये, नहीं सालों वाला नहीं बात मेरा, आई डोंट थिंक सो। हाँ, कुछ बीमारियों के लोगों को सालों के लिए इलाज लेते रहना पड़ता है क्योंकि उनकी नेचर ऑफ डिजीज़ ऐसी होती है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि होम्योपैथी सालों तक जाके असर शुरू करेगी। जो शुरू करने वाली बात है 2-4 हफ्ते में उसको शुरू कर देना चाहिए, और अगर नहीं है तो फिर हमें स्विच करना चाहिए दूसरी मेडिसिन की तरफ, तो जो मैं भी कर रहा हूँ। होम्योपैथी वे ऑफ ट्रीटमेंट है क्या, मतलब इसमें आप किस किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि एक तो एलोपैथी हमें पता है एंटीबायोटिक्स होती हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, पेन किलर्स हैं। इस तरफ क्या इस्तेमाल होता है जिससे कि ये दर्दों की बीमारियाँ या रीनल स्टोन्स या ये सारे साइनसेस वगैरह ट्रीट हो जाते हैं? होम्योपैथी बड़ा डिफरेंट सा प्रिंसिपल था। जिस तरह आप देखें, सबसे पहले तो हर्बल मेडिसिन हुआ करती थी, अभी भी है। हर्बल मेडिसिन के अंदर आप जड़ी बूटियाँ कोनीन हो गई, कोनीन जड़ी बूटियों से आई थी। आज वही कोनीन की गोलियाँ मलेरिया की फार्मेसी में आके फार्मास्यूटिकल वाले उसके साइड इफेक्ट सारी चीज़ें मिलीग्राम्स वेट करके गोलियाँ, दैट इज़ एलोपैथी। सो रिफाइंड हर्बल मेडिसिन हैज़ बिकम एलोपैथी। होम्योपैथी बड़ा डिफरेंट सा प्रिंसिपल है। इसका प्रिंसिपल था डाइल्यूशन के ऊपर बेस्ड। वो प्रिंसिपल ये था, डॉक्टर हनीमैन ने जो आज से कुछ साल पहले अर्ली 90s में इंट्रोड्यूस करा, उसने ये कहा था कि जो मेडिसिन या जो टॉक्सिक केमिकल्स जिस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हैं, अगर उनको अल्ट्रा डाइल्यूट करके दिया जाए तो वो उसी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स वाली बीमारियों को ठीक करते हैं। अच्छा। बड़ी सादा सी मिसाल एक मैं दूंगा, प्याज काटते हैं, आंखों से पानी आता है, तो उसने कहा अगर प्याज के केमिकल को अल्ट्रा डाइल्यूट करके दिया जाए तो ये वो बीमारियाँ जिसमें आँख से पानी, जिस तरह रेनाइटिस हो गया, एलर्जीज हो गई, उसके लिए दें तो ये काम करेगी। ये उसका हाइपोथेसिस, एंटीबॉडी जिस तरह हम वैक्सीन में कहते हैं, ए सॉर्ट ऑफ यू आर राइट, ए सॉर्ट ऑफ।
वो अगर पानी जो है अगर हम देंगे डाइल्यूट करके तो वो आंखों से पानी और इस तरह के चीज़ों को ठीक करेगा। तो उससे उसने मेडिसिन बनाई, तो उसका ये हाइपोथेसिस एक तरह का ठीक साबित हुआ। उसने और केमिकल्स को भी किया, जिसके बाद उसने ये एक नई साइंस का इंट्रोडक्शन किया। एक साइंटिफिक प्रिंसिपल जिसको हम ज़्यादा साइंटिफिक प्रोग्राम हो जाए, हर्मेसिस भी कहते हैं। अच्छा। या अल्ट्रा डाइल्यूशन का प्रिंसिपल, और इस पर आजकल काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है। कंट्रोवर्शियल भी था, लेकिन इस पर वापस फोकस आ गया और ये वाकई इट इज़ इफेक्टिव। चूँकि इसमें मिलीग्राम्स नहीं है, इसलिए इसके साइड इफेक्ट्स नहीं है। अच्छा, एक और कॉलर है हमारे साथ। कन्फ्यूजन में पड़ जाता हूँ मैं हमेशा कि ये जो गोली हम लेते हैं भाई, इतने मिलीग्राम की गोली आ गई एलोपैथी वाली, और जो होम्योपैथी होती है उसमें छोटी छोटी गोलियां होती है, बंदा 4 निकालता है तो 6 आ जाती हैं। फिर अंदर डालो तो चले, तो वो एक गोली क्यों नहीं बना लेते इतनी छोटी छोटी गोलियां? देखिए, अगर वो 6 की जगह 12 गोलियां भी ले लेंगे ना, तो वो एक ही डोज रहेगी। अच्छा। क्योंकि वो बेसिकली ग्लूकोज या लैक्टोज का जो गोली बनी होती है वो कैरियर होती है। तो वो आप 6 या 12 भी लेना तो मिलीग्राम्स नहीं है, दिस इज 1 टाइम 1 डोज। तो अनलाइक एलोपैथी, अगर उसमें हम 2 गोलियां खा लेते तो 500 से 1000 मिलीग्राम हो जाएगी। तो ये उससे डिफरेंट है। सही है। अच्छा, इसमें हम स्टीरॉइड्स का भी लोग कहते हैं कि शायद होम्योपैथी जो है वो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल भी होता है। ये मैं सुनता भी रहता हूँ। अच्छा, होम्योपैथी में एज ए साइंस देयर इज़ नो रोल ऑफ स्टीरॉइड, देयर इज़ नो इंडिकेशन ऑफ स्टीरॉइड। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कोई होम्योपैथ या कोई एलोपैथ, स्टीरॉइड एक बड़ी अच्छी दवाई है, हम एलोपैथ में एज एन एलोपैथ यूज़ करते हैं जब हम किसी को इंजेक्शन भी लगा रहे हैं, जब रियली रिक्वायर्ड है। खतरनाक भी है सर। खतरनाक भी है, जिस तरह देखें चाकू से हम सर्जरी भी कर सकते हैं, चाकू से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो लेकिन वो तो है ना, किसके हाथ में चाकू, सर्जन के हाथ में या किसके हाथ में। तो होम्योपैथी में स्टीरॉइड्स नहीं होते हैं। और एक बड़ी सादा सी चीज़ अगर इस प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं लोगों को बताना चाहूँ कि अगर कोई होम्योपैथ या कोई भी अगर मीठी दवाई नहीं दे रहा, कैप्सूल्स हैं, कड़वी सी दवाई है, इट मे बी स्टीरॉइड और समथिंग एल्स। कोई एलोपैथिक दवाई हो सकती है, लेकिन दुनिया में आज तक कोई मीठे स्टीरॉइड नहीं बन सकते। तो ये बड़ा आसान सी चीज़ है। और स्टीरॉइड जैसी बंद करेंगे बीमारी वापस आ जाएगी। स्टीरॉइड तो हम देते हैं कई बीमारियों के लिए, हम एक्यूट इमरजेंसीज में दे रहे होते हैं, तो जैसी बंद करते हैं फिर उसको हम कवर किसी और दवाई से एलोपैथी में करते हैं। जब बस बंद कर देंगे तो वापस आ जाएगी। तो ये 2 चीज़ें बड़ी हेल्पफुल हैं। सर, ये बताएं, होम्यो में हमारे पास क्या बीपी और शुगर का इलाज भी है? ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन मैं कहूँगा, मेरे पास पेशेंट्स पूछ रहे होते हैं। ये मैं एलोपैथी पे रखता हूँ। अच्छा। क्योंकि डायबिटीज़ को यूजुअली हम होम्योपैथी से ट्रीट नहीं करते, इसका बड़ा अच्छा इलाज हम एलोपैथी में करते हैं। पहले तो इसमें लाइफस्टाइल आती है, फिर इसमें हम डाइटरी रिस्ट्रिक्शन, एक्सरसाइज, और फिर दवाइयाँ या इंसुलिन, और ये इसी पे रखता है। इसी तरह ब्लड प्रेशर दवाइयाँ एलोपैथिक। और मेरे ख्याल से इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि हमें पता हो कि नो गो एरियाज कौन से हैं। एलोपैथ्स के लिहाज से, होम्योपैथ्स के लिहाज से। होम्योपैथ्स के लिहाज से, चूँकि मैंने पहले ही बोला था, होम्योपैथी एक कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है, तो ये मेन स्ट्रीम को सपोर्ट कर रही है, तो ये उसको रिप्लेस ना करे कहीं पे भी इन टोटलिटी। इसका मतलब ये है कि मैं होम्योपैथी को पसंद करता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता या मैं ये प्रैक्टिस भी नहीं करता कि एलोपैथी को हम किसी भी तरह से अंडरमाइन करें। एज ए फिजिशियन मैं बाय हैंडेड आदमी हूँ, तो मैं दोनों को, मुझे पता है कि कहाँ पे लेफ्ट हैंड यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल, होम्योपैथी के लिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के लिए डायबिटीज़ के लिए हम एलोपैथी को यूज़ करते हैं। सही है। और स्किन वाली जो है, मतलब मिसाल के तौर पे एलर्जीज हैं या निशान कोई रह गया या छाइयाँ हैं, इस किस्म की चीज़ें, स्किन एलर्जीज़ के लिए, अर्टिकेरियाज के लिए, हाइव्स के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। कई ऐसी चीज़ें जिसमें छाइयाँ वगैरह, अगर कोई और सेकंड रीज़न नहीं जिसमें हम देखते हैं कि एलोपैथिक इज़ नॉट हेल्पफुल या लंबा रास्ता अडॉप्ट कर रही है, तो उसमें होम्योपैथी काफ़ी अच्छा हेल्प करती है। होम्योपैथी आमतौर पर स्किन के लिए, एलर्जीज़ के लिए, रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ के लिए, जिसका मैंने बताया था माइग्रेन के लिए, न्यूरोपैथी, नर्व्स वगैरह की जो प्रॉब्लम उसके लिए, जॉइंट्स, आर्थराइटिस, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। आर्थराइटिस मुख्तलिफ़ किस्मों के होते हैं, सारे तो नहीं मैं कहूँगा, कुछ के लिए हम एलोपैथी पे ही रहते हैं, लेकिन कुछ आर्थराइटिस के लिए, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, दर्द की दवाइयाँ कम करने में, हेल्प करने में, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं और बड़ा इसका मुफीद। और किडनी स्टोन्स, किडनी स्टोन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरे पास काफ़ी आते हैं और काफ़ी इफेक्टिव है होम्योपैथी, लेकिन उसमें भी यकीन देखें कि कहाँ पर नहीं करनी। अगर एक बड़ा स्टोन है, इफ़ इट इज़ ए मोर दैन 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर या 10 मिलीमीटर से बड़ा या 10, तो जो यूरेटर का रास्ता ही से छोटा है, तो हम दवाइयों से कैसे उसको कर सकते हैं? उसके लिए हमें सर्जरी चाहिए या लिथोट्रिप्सी चाहिए या यूरोलॉजिस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, तो वहाँ पे होम्योपैथी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, क्या कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है कि किसी बीमारी का इलाज दोनों मेथड से एक साथ हो रहा हो? बिल्कुल बिल्कुल होता है और दोनों इफेक्टिव हैं, दोनों का कोई आपस में क्लैश नहीं है। मे भी जिस तरह मैंने पहले भी कहा था, होम्योपैथ्स और एलोपैथ्स का उससे क्लैश हो, दवाइयों का क्लैश नहीं होता। हाँ, ये मैंने देखा है और दोनों को इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इकट्ठे यूज़ करने से कई दफ़ा ये होता है कि उस वक्त की होम्योपैथिक डोज ज़ाया हो सकती है, क्योंकि इसमें मिलीग्राम्स नहीं होते हैं। अच्छा। ये डाइल्यूटेड होती हैं साथ लेने से, लेकिन ऐसा इंट्रैक्शन कोई भी नहीं है इन दोनों का जो नुकसानदेह हो।
और आई फील कि दोनों को अगर पेशेंट की भला के लिए हम यूज़ करना चाहें तो करना चाहिए। जिस तरह मैं प्रैक्टिस में डिसीजन ऑफ द डॉक्टर कि वो डिसाइड करे, उसको पता हो कि मैंने किधर जाना है और किस रास्ते को यूज़ करना है पेशेंट की बेनिफिट के लिए। और ये ना हो कि वो कहे कि नहीं जी एक तरीका ही सही है दूसरा बिल्कुल ही गलत है। मैंने जिस तरह अभी आप मैं एज एन एलोपैथिक स्पेशलिस्ट FCPS करके और चेस्ट में स्पेशलाइज, मेरी ज़िंदगी बड़ी आसान है, मैं 2 नुस्खे लिखूँ और ख़त्म नहीं है भाई, इसका इलाज इससे आगे नहीं है। लेकिन मैंने अपने इस चीज़ में कि थोड़ा सा अगर ग्रे एरियाज़ में देखें और क्या कर से मैंने एक कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को अपने साथ ऐड किया, उससे मेरा डायग्नोस्टिक जो मेन्यू है, स्पेक्ट्रम है जिसमें पेशेंट को मैं सर्व कर सकूँ, थोड़ा वाइड हो गया। सही, मुकम्मल तो कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन उससे बड़ा फ़ायदा पेशेंट को होता है और हम ये फैसला कर सकते हैं फिजिशियन कई दफ़ा कि कहाँ पे मैं पेशेंट को कम साइड इफ़ेक्ट्स के साथ यहाँ से ठीक कर सकता हूँ, या मुझे पता है कि नहीं इसका होम्योपैथी में नहीं है, इसको मैं एलोपैथी। कैंसर्स के ऊपर कई दफ़ा होम्योपैथ्स मैंने देखा वो कैंसर का इलाज सिर्फ एलोपैथी में हम कर रहे होते हैं। हाँ, कैंसर की दर्द की दवाइयों को काम करने में हेल्प ले सकते हैं उसमें। डॉक्टर साहब, डिमेंशिया और अल्जाइमर्स और पार्किंसंस, अल्जाइमर जो ग्लोबल प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, होम्योपैथी भी इसमें एक हद तक हेल्प करती है लेकिन क्योर नहीं करती। इस पर रिसर्च बहुत ज़्यादा हो रही है, मेन स्ट्रीम मेडिसिन भी इसमें काफ़ी काम कर रही है, वो एक हद तक पहुँची है। होम्योपैथी भी इसमें सपोर्टिव है लेकिन उसको रिवर्स नहीं कर सकती। मैंने कई पेशेंट्स को देखा है उसमें ये हेल्प करती है कि उसको डिले कर देती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि किसी को अल्जाइमर या डिमेंशिया हो गया उसको हम ये दें और उससे रिवर्स हो जाए, इट इज़ नॉट समथिंग कि मैं उसको इस फोरम पे कहूँ कि पार्किंसंस भी नहीं। पार्किंसन में हेल्प करती है लेकिन मैं मेन एलोपैथिक मेडिसिन रखता हूँ, उसमें हम एलोपैथिक देते हैं, साथ सपोर्टिव के लिए हम देते हैं। पार्किंसन में हम कोशिश करते हैं कि जितना डिले ट्रीटमेंट शुरू करें, क्योंकि उसमें जब हम एलोपैथिक दवाएं दे देते हैं तो यूजुअली अप रेगुलेशन उसकी टॉलरेंस बढ़ते बढ़ते हमें डोज बढ़ानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा एलोपैथिक पे ही मैं रहना। फाइनली एंटीबायोटिक्स का बड़ा एक हमारे यहाँ पर रिवाज है कि जिसको जाओ बस एंटीबायोटिक दे दो जाकर। अच्छा, और बच्चों और लोग भी मांगते हैं कि हमारे वाले तो लोग भी बड़ा मांगते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक्स की मैं बात अगर करूँ, जो मॉडर्न मेडिसिन है जिसकी हम अभी बात करते हैं, ये इसकी रीबर्थ हुई एंटीबायोटिक्स से, और एंटीबायोटिक एक बहुत बड़ी नेमत है। मतलब यहाँ से मैं शुरू करूँगा। एंटीबायोटिक्स ने हमारी मेन स्ट्रीम मेडिसिन को एक नई जिद्दत दी और इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत की। जब पेनिसिलिन बनी फिर और एंटीबायोटिक्स बनी। हाँ, अब ये हमें पता होना चाहिए कि कहाँ पे हमने इस दवाई को इस्तेमाल शुरू करना है। यहाँ पे कई दफ़ा ये हो जाता है, कई वायरल इन्फेक्शंस में यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, बड़ी यूज़फुल बात है। अब एक कोविड गुजरा, हर दूसरा पेशेंट मुझे अब भी कई दफ़ा फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब गला ख़राब हुआ था, मैंने एजिथ्रोमाइसिन शुरू कर दी है। एजिथ्रोमाइसिन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक। मैंने इस पर पेपर भी पब्लिश किया है कि लूजिंग लास्ट बुलेट अगेंस्ट रेजिस्टेंट टाइफाइड। रेजिस्टेंट टाइफाइड जो भी आ गया नया, उसमें सिर्फ हमारे पास एजिथ्रोमाइसिन या 1-2 और दवाइयाँ। अब अगर हम उसको बार बार दे के ज़ाया कर दें तो एंटीबायोटिक्स को हमने कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ये हम एंटीबायोटिक को बुरा मत करें, वो बहुत अच्छी हैं। बिल्कुल। होम्योपैथी पे अगर आएँ, होम्योपैथी कई जगहों पे एंटीबायोटिक्स जहाँ पे नहीं इंडिकेटेड और हमको ये एलर्जी जिस तरह होती है, पेशेंट को एंटीबायोटिक्स दे रहे होते हैं, वहाँ पे यूज़फुल है। कुछ इन्फेक्शंस के लिए जो क्रॉनिक इन्फेक्शन उसमें होम्योपैथिक हेल्प करती है लेकिन रिप्लेस नहीं करती। सर, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर मज़ीद हमें बात करनी चाहिए और हम आइंदा भी इसके ऊपर एक नशिस्त इंशाल्लाह रखेंगे। आपके साथ बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका।